संभव ऑनलाइन क्लासेज में एक बार फिर आपका स्वागत। मैं हूं जी आर चौधरी और मेरे साथ आप पढ़ रहे हो मनोविज्ञान या साइकोलॉजी। इससे पीछे के वीडियो में हम पढ़ रहे थे कि किस प्रकार बालक का विकास की विभिन्न अवस्थाएं होती है। उन अवस्थाओं के बारे में हमने एक दो वीडियो देखे होंगे और आपने भी समझे होंगे। मुझे आशा है आपको अच्छे लग रहे होंगे। इसी अवस्थाओं में एक आज हम नई अवस्था की चर्चा करेंगे और वो जीवन काल में या बालकों के जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण अवस्था और काफ़ी सारे सवाल इनमें से देखने को मिलते हैं। वो अवस्था है किशोर अवस्था। उसको पढ़ेंगे बड़े रोचक तरीके से, आनंद से। उसको पढ़ने से पहले एक सेकंड आप इस पर नजर टिकाना। तो आज हम पढ़ रहे हैं किशोर अवस्था के बारे में। किशोर अवस्था का सारा अध्ययन हम करेंगे कि किस प्रकार किशोर अवस्था जो है वो बालक के जीवन में किस प्रकार के उतार चढ़ाव लाती है और उसमें किस प्रकार उसकी शारीरिक विकास होता है, मानसिक विकास होता है, संवेगात्मक विकास होता है और किस प्रकार उसका सामाजिक विकास होता है। सब पे हम चर्चा इस पे करेंगे। तो देखो आज का टॉपिक जो है उसका हेडिंग डाल लेता हूं मैं, किशोरावस्था। किशोरावस्था काफी महत्वपूर्ण अवस्था है किशोरावस्था। इसके बारे में हम पढ़ेंगे और इसको अंग्रेजी में बोलते हैं एडोलसेंस। आज हम पढ़ेंगे किशोरावस्था। आपको पता है, सबको पता है कि किशोरावस्था जो है वो उसकी मुख्यतः अवस्था जो मानी जाती है वो 12 वर्ष से 18 वर्ष तक की अवस्था इसमें आती है। 12 वर्ष से कहां तक, 18 वर्ष तक इस अवस्था को माना जाता है। लेकिन इसको पढ़ने से पहले कि आपने 12 वर्ष की जो अवस्था थी उसके बारे में पढ़ा था और 6 से 12 वर्ष की अवस्था बाल्य अवस्था थी उसके बारे में आपने पढ़ा था। लेकिन सीधी ये 12 से जो अवस्था 18 तक नहीं होती, उसके बीच में एक अवस्था आती है जिसको एक नया नाम दिया गया है। उसका अवस्था का बोलते हैं टीन एज या वय संधि अवस्था। नाम याद रखना, वय संधि अवस्था। वय संधि अवस्था ये वो अवस्था है जब बाल्य अवस्था से किशोर अवस्था में बालक प्रवेश करता है। तो कुछ समय उसका जो सीमा है वो सीमा या पूर्व बाल्य अवस्था जो है उसका नामकरण वय संधि काल भी कहते हैं, पूर्व बाल्य अवस्था भी कह सकते हैं। तो मतलब ये संक्रमण अवस्था है। एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बालक जब पहुंचता है तो वहां होती है वय संधि अवस्था। इस अवस्था को 2-3 और नाम भी है। टीन एज भी कहते हैं, टीन एज भी कहते हैं। इसके साथ एज ऑफ ब्यूटी भी कहते हैं, एज ऑफ ब्यूटी भी कहते हैं। और ब्यूटी भी कहते हैं इसको। और इसके साथ एज ऑफ प्यूबर्टी भी कहते हैं, प्यूबर्टी, प्यूबर्टी भी कहते हैं, एज ऑफ प्यूबर्टी। ये नाम इस अवस्था के हैं कि किस प्रकार जो बाल्यावस्था से किशोर अवस्था में बालक आता है तो वो इस अवस्था से होकर गुजरता है। इस अवस्था के लिए मैं साधारण सी बता दूं कि जो बालिका है, बालिकाएं जो है या लड़कियां जो है उनके लिए ये जो अवस्था है वो 11 से 13 वर्ष मानी गई है। जबकि जो बालक है उनके लिए ये अवस्था 12 से 14 वर्ष मानी गई है। 12 से 14 वर्ष ये जो टीन एज होती है वो मानी गई है। प्यूबर्टी का अर्थ होता है यौवन अवस्था, अर्थात जो ये अवस्था है इसमें यौवन प्रारंभ हो जाता है। अर्थात उनमें बड़ों के शरीर में ऐसे सिम्टम्स स्टार्ट हो जाते हैं जो कि बड़ों में होते हैं, जैसे कि बालों का उगना। इस प्रकार की जो अवस्था है उसको बोलते हैं टीनेज, एज ऑफ ब्यूटी या एज ऑफ प्यूबर्टी। तो इस अवस्था से के बाद में जो वास्तव में किशोर अवस्था है वो प्रारंभ होती है। तो इसमें देखो यहां से हम समझना स्टार्ट करेंगे कि वास्तव में जो एडोलसेंस है उसका क्या मतलब हुआ, इसका क्या अर्थ हुआ। तो इसको देखो समझना ध्यान से कि एडोलसेंस का मतलब होता है कि परिपक्वता की ओर, परिपक्वता की ओर। ध्यान से समझते जाना, सब कुछ याद, परिपक्वता की ओर।
इस शब्द का अंग्रेजी जो शब्द है उसका अर्थ होता है, एडोलसेंस का अर्थ होता है परिपक्वता की ओर। अर्थात ये जो किशोर अवस्था जो होगी वो उसमें बालक क्या होता है, परिपक्व बनता चला जाता है, परिपक्व होता चला जाता है। तो एडोलसेंस का अर्थ होता है परिपक्वता की ओर। एक और बात याद आ रही है कि एक विद्वान थे जिनका नाम था स्टैनले हॉल। आपको याद होगा कि बाल आंदोलन के जनक स्टैनले हॉल जो थे उन्होंने ये एक किताब लिखी थी 1904 में और उसका नाम भी क्या था, एडोलसेंस। ठीक है, एडोलसेंस उन्होंने किताब लिखी थी 1904 में। उन्होंने किशोरों पर काफी कुछ रिसर्च किया था, काफी कुछ लिखा था स्टैनले हॉल ने। और साथ में स्टैनले हॉल ने एक और बात कही थी, एक और सिद्धांत उन्होंने दिया था, उसको बोलते हैं क्रमिक विकास का सिद्धांत और आकस्मिक विकास का सिद्धांत। देखो, बालक जो किशोर होता है उसका विकास के दो सिद्धांत है, जिनमें से एक सिद्धांत दिया था स्टैनले हॉल ने। कौन सा सिद्धांत दिया था, आकस्मिक विकास का सिद्धांत। स्टैनले हॉल ने कौन सा सिद्धांत दिया, आकस्मिक विकास का सिद्धांत। ध्यान से समझते जाना, आकस्मिक विकास का सिद्धांत। यह सिद्धांत क्या कहता है, आकस्मिक विकास का सिद्धांत में स्टैनले हॉल कहते हैं कि किशोर अवस्था में जो भी विकास होता है, जो भी डेवलपमेंट होता है, वो क्या होता है, अचानक होता है। इसीलिए उन्होंने एक सिद्धांत दिया, आकस्मिक विकास का सिद्धांत। किसने दिया, स्टैनले हॉल ने। इसके साथ किशोर अवस्था का एक और सिद्धांत भी है जिसका नाम है क्रमिक विकास का सिद्धांत। ये आकस्मिक विकास का सिद्धांत तो कहता है कि किशोर अवस्था में जो भी विकास होता है वो अचानक होता है, और दूसरा सिद्धांत है क्रमिक विकास का सिद्धांत। क्रमिक विकास का सिद्धांत, ये सिद्धांत कहता है, क्रमिक विकास का सिद्धांत क्या कहता है कि किशोर अवस्था में जो जितना भी चेंजेज आता है, जितना भी विकास होता है, क्रमिक विकास का सिद्धांत क्या कहता है कि जितना भी विकास होता है किशोर में, वो क्या होता है, धीरे धीरे और क्रमिक रूप से क्रमबद्ध होता है, एक के बाद एक धीरे धीरे विकास होता है। तो ये दूसरा सिद्धांत था क्रमिक विकास का सिद्धांत। पहला आकस्मिक विकास का सिद्धांत दिया था स्टैनले हॉल ने, और दूसरा क्रमिक विकास का जो सिद्धांत था उनके एक महत्वपूर्ण विद्वान थे जो मनोविज्ञान के दृष्टि से काफी, जिनका नाम था थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक ने ये सिद्धांत दिया था। इसके साथ थॉर्नडाइक के साथ एक और थे होलिंगवर्थ। एक और विद्वान थे जिनका नाम था होलिंगवर्थ। उन्होंने ये सिद्धांत दिया था कि किशोर अवस्था में बालक क्या होता है, बालक का जो विकास होता है वो क्रमिक रूप से होता है। ये तो थी इसकी साधारण सी परिचय। अब देखो, किशोर अवस्था जो है वो बड़ी अलग की अवस्था है। इसमें क्या क्या होता है, देखो ध्यान से समझना। तो ध्यान से समझने की इसकी विशेषताएं समझने से पहले आपके जो मन में आ रहा है कि किशोर अवस्था की विशेषताएं क्या होती है, तो उन विशेषताओं को आप एक परिभाषा, दो परिभाषा और तीन परिभाषाओं में काफी कुछ समझ जाओगे। तो पहली जो एक कमेटी थी जिसका नाम था हेडो कमेटी। क्या नाम था, हेडो कमेटी। इन्होंने क्या कहा कि जब बालक, हेडो कमेटी पूरा लिख देता हूं मैं, हेडो कमेटी एक कमेटी थी जिन्होंने क्या कहा था किशोर के बारे में। उन्होंने कहा कि जब बालक 11-12 वर्ष की अवस्था का होता है तो उसकी नसों में ज्वर पैदा हो जाता है। मतलब देखो इसकी परिभाषा समझोगे, जब बालक 11-12 वर्ष की अवस्था में होता है तो उसकी नसों में ज्वर उठने लगता है। और यही किशोर अवस्था है। ध्यान से समझना इस बात को कि हेडो कमेटी ने क्या कहा था, किशोरावस्था है कि जब बच्चा 12 वर्ष का या 11 वर्ष का होता है तो उसमें बहुत ही एक अलग तरह का ज्वर या यूं कह सकते हो आप जोश पैदा होने वाली अवस्था है।
तो उन्होंने हेडो कमेटी ने कहा कि जब बालक 11-12 वर्ष की उम्र का होता है तो उसकी नसों में तूफान सा खड़ा हो जाता है, ज्वर सा उठने लगता है, तरंगे उठने लगती है। और यदि हेडो कमेटी ने आगे भी कहा था कि यदि उस समय 11-12 वर्ष के बालक में जब ज्वर उठने लगते हो तो उस एनर्जी को यदि सही दिशा में काम में ले लिया जाए तो उसका जो आगे का भविष्य है उसको एक अच्छा इंसान और उसका आगे का भविष्य सुरक्षित किया जा सकता है। ये कथन था हेडो कमेटी का, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस जो कथन था इससे अपने को पता चलता है कि जो किशोरावस्था जब प्रारंभ होती है तो वो बड़ी उथल फुथल की अवस्थाएं होती है। आगे हम उसके जो विशेषताएं हैं उसके बारे में पढ़ेंगे तो उसमें आप और डिटेल से समझोगे। एक और बड़ी परिभाषा बहुत महत्वपूर्ण है जो कि किशोर के बारे में काफी कुछ बताती है। वो एक दो विद्वान थे, कोल और ब्रूस, कोल व ब्रूस। इन्होंने किशोर अवस्था के बारे में कहा था कि किशोर अवस्था के आगमन का मुख्य चिन्ह है संवेगात्मक। किशोर अवस्था का जब आगमन होता है तो उसके मुख्य चिन्ह, मुख्य विशेषता क्या होती है कि बालक में क्या होता है, संवेगात्मक विकास में तीव्र परिवर्तन होता है। किशोर, देखो परिभाषा लिख देता हूं, किशोर अवस्था, बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा लिख रहा हूं। किशोरावस्था, कोल और ब्रूस ने कहा कि किशोरावस्था के आगमन का चिन्ह, आगमन का मुख्य चिन्ह, मुख्य विशेषता क्या है, मुख्य चिन्ह क्या है, तो उन्होंने कहा कि किशोर अवस्था के आगमन का मुख्य चिन्ह है संवेगात्मक विकास में तीव्र, संवेगात्मक, बहुत बढ़िया परिभाषा दी थी उन्होंने, संवेगात्मक विकास। जो संवेगात्मक विकास होता है उसमें क्या होने लगते हैं, तीव्र परिवर्तन होने लगते हैं, तीव्र परिवर्तन होने लगते हैं। बहुत समझदारी से अपने को इनको समझना, तीव्र परिवर्तन होने लगते हैं, परिवर्तन होने लगते हैं या परिवर्तन है। ये इनकी परिभाषा थी। कोल और ब्रूस ने कहा कि किशोरावस्था जब प्रारंभ होती है तो उसकी वास्तव में मुख्य विशेषता ये होती है कि जो संवेगात्मक विकास होता है उसमें बहुत तेजी से बदलाव होता है, बहुत तेजी से। कोल और ब्रूस ने कहा था कि जो संवेगात्मक विकास जो हो रहा है, आगमन का ये पहली पहचान है कि जब संवेगात्मक परिवर्तन तेजी से हो, संवेगात्मक विकास में तेजी से परिवर्तन हो, तो वो कौन सी अवस्था होती है, किशोरावस्था होती है। किस विद्वान की परिभाषा थी, कोल और ब्रूस की। किशोरावस्था के बारे में उन्होंने कहा था। तो दो आपने कोटेशन पढ़ी, हेडो कमेटी ने कहा था कि ज्वर उठने लगते हैं, साथ में इन्होंने कोल और ब्रूस ने कहा था कि जब ये पहचान ये होती है किशोरावस्था की कि उसमें संवेगात्मक विकास जो है, संवेगात्मक जो विकास है उसमें तीव्र परिवर्तन होने लगते हैं। क्या कहा था, तीव्र परिवर्तन होने लगते हैं। मोस्ट चीज उन्होंने कही कि इस उम्र में संवेगात्मक जो विकास है उसमें तीव्र परिवर्तन होने लगते। एक और विद्वान थे जिनके बारे में आपको पढ़ना चाहिए, उनका नाम था, जिनकी ज्यादातर परिभाषाएं आती है, इनका कोई सिद्धांत तो नहीं है लेकिन ज्यादातर परिभाषा क्रो व क्रो, क्रो व क्रो की परिभाषा भी काफी महत्वपूर्ण थी। इसको समझना कि किशोर अवस्था में क्या होता है, किशोर अवस्था में वर्तमान की शक्ति और भावी आशा को प्रस्तुत करता है। किशोर, किशोर क्या कहता है, किशोर देखो ध्यान से सुनना, किशोर, किशोर वर्तमान की शक्ति, वर्तमान की शक्ति व भावी आशा, भविष्य की आशा। देखो किशोर की जो किशोर अवस्था है उसमें बहुत एनर्जेटिक अवस्था है, तो किशोर भावी आशा को प्रस्तुत करता है, प्रस्तुत करता है। समझेंगे इसको, देखो ध्यान से समझो, किशोर ही वर्तमान की शक्ति, एक किशोर उम्र ही ऐसी होती है जिसमें बहुत एनर्जेटिक होता है। क्रो एंड क्रो ने कहा कि किशोर की जो शक्ति होती है वो वर्तमान में बहुत शक्तिशाली होती है, साथ में भावी जीवन की आशाओं से भरा वो जीवन होता है, शक्तिशाली होता है, एनर्जेटिक होता है पूरा शरीर, और साथ में आशा भरे, आशा रखता है कि उसका भविष्य कैसा। अर्थात किशोर अवस्था में एक द्वंद्व चलता है कि कैसे उसका भविष्य सुरक्षित होगा।
ये भी हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार किशोर अवस्था है वो भविष्य के प्रति चिंतित अवस्था है। तो इसी प्रकार क्रो एंड क्रो ने कहा कि किशोर ही वर्तमान की शक्ति और भावी आशा को प्रस्तुत कर, वर्तमान में शक्तिशाली होता है और भावी आशा, दोनों चीजें ध्यान रखना, वर्तमान की शक्ति और भावी आशा दोनों को प्रस्तुत करता है। एक और विद्वान थे जिनका नाम था, ध्यान से याद रखना, वेलेंटाइन। वेलेंटाइन की कई बार सवाल आया हुआ है। वेलेंटाइन सब में, सब उम्रों में सवाल आता है, शैशवावस्था में, किशोर अवस्था में, बाल्यावस्था में, सब में इनके बारे में कुछ ना कुछ कथन आता है। वेलेंटाइन ने कहा कि ये जो किशोर अवस्था है, किशोर जो अवस्था है वो अपराध की अवस्था है, अपराध प्रवृत्ति के विकास की बड़ी नाजुक अवस्था है कि इसमें यदि बच्चे का ढंग से ध्यान नहीं दिया गया तो वेलेंटाइन ने कहा कि वो अपराधी बन सकता है। इसलिए उनकी परिभाषा थी, क्या परिभाषा थी? वेलेंटाइन ने कहा कि किशोरावस्था, किशोरावस्था कैसी अवस्था है? किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति, किशोर अवस्था कैसी है? अपराध प्रवृत्ति के विकास की नाजुक अवस्था है। ध्यान से समझना, नाजुक अवस्था क्यों कहा उन्होंने? क्योंकि इस उम्र में यदि बच्चे पे, किशोर पे ध्यान नहीं दिया गया, नाजुक अवस्था है, यदि बालक पर ध्यान नहीं दिया गया तो वो क्या बन सकता है? अपराधी बन सकता है। ये कथन किसका था? वेलेंटाइन ने। वेलेंटाइन ने कहा कि किशोर अवस्था अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय है, अपराध प्रवृत्ति पैदा हो सकती है, इसलिए इस अवस्था में बालक पर ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता होती है। ये वेलेंटाइन ने कहा कि किशोर अवस्था अपराध प्रवृत्ति कि इसमें अपराधी बन सकता है। वेलेंटाइन ने कहा अपराध प्रवृत्ति के विकास की नाजुक अवस्था है, नाजुक समय है, नाजुक अवस्था इसको बोला है उन्होंने। तो कई बार ये सवाल भी आता है कि किस अवस्था को अपराध की नाजुक अवस्था कहा, अपराध प्रवृत्ति की नाजुक अवस्था, नाजुक उम्र कहा है। तो अपने को पता है कि ये उम्र कौन सी होती है? किशोर अवस्था। एक और विद्वान थे जिनका नाम था किलपैट्रिक। ध्यान रखना, किलपैट्रिक ने किशोर अवस्था के बारे में क्या कहा कि किशोर जो अवस्था है वो जीवन का सबसे कठिन काल है। किशोर अवस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। किशोर अवस्था किसने कहा? किशोर अवस्था, किलपैट्रिक ने क्या कहा? किशोर अवस्था जीवन का सबसे कठिन काल है, सबसे कठिन काल है, ये परिभाषा थी किलपैट्रिक की। किसके बारे में? किशोर अवस्था। मतलब देखना, किशोर अवस्था किलपैट्रिक में भी की आ रहा है, किशोर अवस्था में के आ रहा है, और कठिन अवस्था 3 के हो गए। तो 3 कैसे आपको याद रख जाएगा? किलपैट्रिक ने किशोर अवस्था को कठिन काल कहा, किशोर अवस्था को किलपैट्रिक ने कठिन काल कहा। इसी प्रकार देखो, वापस आपको याद दिलवा दूं, वेलेंटाइन ने कहा था कि यह अपराध प्रवृत्ति का विकास का नाजुक समय है, यह कहा था वेलेंटाइन ने। क्रो ने कहा कि इसमें क्या होता है? वर्तमान की शक्ति और भावी आशा शामिल होती है। किशोर अवस्था के लिए क्रो ने कहा कि ये वर्तमान की शक्ति और भावी आशा को प्रस्तुत करता है जो किशोर होता है। इसके बाद कोल और ब्रुश ने कहा कि इसमें क्या होता है? संवेगात्मक विकास की तीव्र परिवर्तन, संवेगात्मक विकास में तीव्र परिवर्तन होते हैं किशोर अवस्था में। और हेडोकेमेट ने कहा कि उसमें ज्वर उठने लगते हैं, तो ऐसी होती है किशोर अवस्था। मोस्ट परिभाषा है, चाहो तो लिख सकते हो। और कैसे याद करना है? हेडोकमेटी, ज्वर उठना, याद रख लो, हेडोकमेटी, ज्वर उठना, याद रह जाएगा। हेडोकमेटी ने किस पे कहा? ज्वर उठने लगते हैं। कोल और ब्रुश ने कहा कि संवेगात्मक विकास में तीव्र परिवर्तन होता है। और क्रो ने कहा वर्तमान और भविष्य की बात की। वेलेंटाइन ने कहा अपराध प्रवृत्ति की बात की।
अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय है, तो अपराध प्रवृत्ति याद रख लो। और किलपेट्री कठिन और किशोर अवस्था के से याद हो रहा है। ठीक है, वर्तमान भविष्य करो एंड करो। तो इस प्रकार आप चाहो तो इसको लिख सकते हो या स्क्रीनशॉट ले सकते हो, धीरे धीरे हम पढ़ेंगे। अब हम पढ़ते हैं कि आपके मोटा मोटा समझ में आ गया होगा कि किशोर अवस्था क्या है। वास्तव में देखो किशोर अवस्था है, उसकी विशेषताएं मैं एक बार और आपको बताऊं। किशोर अवस्था की विशेषताएं क्या है? किशोर अवस्था के मुख्य लक्षण या मुख्य विशेषताएं की मुख्य विशेषताएं लिख दूं, मुख्य विशेषताएं। अब किशोर अवस्था की मुख्य विशेषताएं क्या क्या है, ध्यान से एक एक पे हम चर्चा करेंगे कि किशोर कैसा होता है, कैसे काम करता है, कैसे सोचता है। तो सब पे हम मिला के जो विशेषताएं हैं उनको हम समझेंगे। पहली जो किशोर अवस्था की जो विशेषता है आपने सबने देखी होगी, किशोर कैसा होता है कि विशिष्ट दिखने का प्रभाव होता है। किशोर में क्या होता है? विशिष्ट दिखने का प्रभाव होता है। समझेंगे इस बात को, विशिष्ट कैसे दिखने का प्रभाव होता है? विशिष्ट दिखने की प्रवृत्ति होती है। किशोर में क्या होती है? विशिष्ट दिखने की प्रवृत्ति होती है। कैसे विशिष्ट दिखता है कि आपने देखा होगा कि किशोर जो होता है उसमें उस बच्चे को देखना, 12 से 18 साल के या 14-15 साल के बच्चे को देखना कि उसका मन करता है कि सब मुझे देखे, मुझे नोटिस करे, सब मुझे देखे, मुझे समझे। तो इसलिए आपने उस उम्र के बच्चों को देखा होगा कि बड़ी हेयर स्टाइल अलग अलग रखते हैं। कोई अलग कटिंग रखता है, कोई कैसे बाल बड़े रखता है, कोई पैंट किसी टाइप का पहनता है, कोई कमीज किसी टाइप का पहनता है। वो इसीलिए पहनता है, इसीलिए वो हेयर स्टाइल ऐसे रखता है कि वो सबसे अलग दिखे। उसकी इच्छा होती है कि सब मुझे नोटिस करे। इसलिए इस अवस्था की ये विशेषता होती है कि वो सब कोशिश करता है विशिष्ट दिखने की। हेयर स्टाइल, बाल, इसमें आप याद रखने के लिए लिख सकते हो बाल कटाने का तरीका अलग अलग। देखो कौन कौन से आजकल हेयर स्टाइल चलती है आपको पता होगा। साथ में पहनावा, ये भी वो क्या करता है, आपने इस उम्र के पहनावा, इस उम्र के बच्चों को देखा होगा, वो अलग अलग प्रकार के आजकल कौन कौन से पैंट आते हैं उस प्रकार के पहनते हैं। हेयर स्टाइल भी कौन कौन सी, बीच में कोई चित्र बनाया हुआ है सर पे, तो इस प्रकार की कोशिश करता है। तो वो विशिष्ट दिखने की प्रवृत्ति होती है। इसके अलावा इस उम्र की विशेषताओं को मैं बताऊं तो इस उम्र, ये बसंत ऋतु कह सकते हैं इसको। किशोर अवस्था क्या होती है? बसंत ऋतु की तरह होती है। बसंत में जैसे अलग अलग फूल खिलते हैं ना, वैसे ही इस उम्र की जो अवस्था होती है वो भी बड़ी बसंत ऋतु होती है। उस उम्र के बालक क्या करते हैं? बहुत प्यारे प्यारे सपने देखते हैं। यदि लड़का है तो किसी लड़की पर अट्रैक्ट है तो वो उसके सपने देखता है, बड़े रंगीन सपने देखता है। इसी वजह से ये जो काल है उसको बसंत ऋतु भी कहते हैं। सुहावना लगता है उसको, उसकी बातें याद करना, कि उसके प्रोग्राम बनाना कि किस प्रकार उसकी शादी होगी इससे। इस प्रकार के बालक के मन में ये विचार चलते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं बसंत ऋतु का काल। तीसरी इसमें विशेषता ये होती है कि इसमें बच्चे का समायोजन का अभाव पाया जाता है। समायोजन का इस उम्र के बालकों में समायोजन का क्या पाया जाता है? समायोजन का अभाव पाया जाता है। बालक न तो बड़ा होता है और न बिल्कुल छोटा होता है। घर की बात करें तो घर में भी वो समायोजित नहीं हो पाता है। घर में क्यों नहीं हो पाता? कि जो 12 से 18 या 14-15 साल का बच्चा होता है वो न तो बड़ों में बैठ सकता है, न तो बड़ों जैसी बातें कर सकता है, और न बिल्कुल छोटे बच्चों में खेल सकता है। छोटे बच्चों में खेलोगे तो उसके मम्मी पापा कहते हैं कि तू छोटे बच्चा थोड़ी है, और वो बड़ों में बैठता है तो बड़ों की बातें क्यों सुन रहा है। तो इस प्रकार उस समय ये समायोजन का अभाव उसमें पाया जाता है। मोटी मोटी विशेषताएं मैं बता रहा हूं। इस उम्र में आप देखना कि जो किशोर होता है उसमें क्या होती है? आत्मनिर्भर बनने की इच्छा होती है। आत्मनिर्भर बनने की इच्छा होती है। आत्मनिर्भर बनने की इच्छा होती है। आपने कभी शादियों में देखा आत्मनिर्भर बनने की इच्छा? ये कैसे होती है
कि जो 17-18 साल का बालक होता है, 16-17 साल का बालक होता है, तो वो चाहता है कि मैं क्या बन जाऊं, आत्मनिर्भर। और इसी वजह से उसके मन में ये चलता है कि भविष्य में मैं जल्दी से मम्मी पापा पर डिपेंड नहीं रहूं और मैं खुद कुछ ऐसा करूं कि आत्मनिर्भर हो जाऊं। भविष्य के सपने देखता है, कुछ ना कुछ बनने के उसके दिमाग में टेंशन सी चलने लगती है। तो इस वजह से वो क्या इच्छा होती है, आत्मनिर्भर बनने की इच्छा होती है। इसके अलावा एक बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता उसमें होती है, 5वीं, इस उम्र के बालकों में देशभक्ति की भावना जो है, देशभक्ति की भावना वो सबसे प्रचुर होती है। देशभक्ति की भावना बहुत होती है, देशभक्ति की भावना जो होती है वो ज्यादा होती है, देशभक्ति की भावना। तो इस प्रकार जो किशोरावस्था की उम्र है, तो उसमें बालक के मन में ये, दिमाग में ये आता है कि मैं देश के लिए कुछ करूं, मैं देश के लिए मरने के लिए तैयार हूं। सारा देश की जो बातें हैं, जो देशभक्ति की बातें हैं, देशभक्ति के भाषण है, देशभक्ति से संबंधित कोई आर्टिकल है, देशभक्ति से संबंधित कोई पाठ है, देशभक्ति वीर सपूतों के कोई कहानियां है, तो उस उम्र में उस बालक को जो किशोर अवस्था में है उसको बहुत अच्छे लगते हैं। तो देशभक्ति की भावना इसमें ज्यादा पाई जाती है। एक और देखो, और पढ़ेंगे, अगली विशेषता जो है वो ध्यान से देखना। अगली विशेषता, छठी विशेषता मैं लिखता हूं। छठी जो विशेषता है वो क्या है, देशभक्ति की भावना के साथ साथ उसमें दिवास्वपन, दिवास्वपन नाम सुना होगा, दिवास्वपन की अवस्था है ये, दिवास्वपन की अवस्था, दिवास्वपन की अवस्था। दिवास्वपन का मतलब क्या होता है कि वो दिन में भी सपने देखने लगता है, मतलब सपनों में खोया खोया सा रहता है। वो बैठा बैठा अच्छी अच्छी कल्पनाएं करता है, बैठा बैठा सोचता रहता है कि काश मैं ये हो जाऊं। कलेक्टर को देखता है तो कलेक्टर खुद को महसूस करता है कि मैं भी कलेक्टर बनूंगा तो ऐसे बनूंगा। दूसरी बात, वो अपने विपरीत लिंगी लड़का है तो लड़की को, या लड़की है तो लड़के को देखता है, तो उसके प्रति भी उनके सपने हैं वो मन में, दिमाग में चलते रहते हैं। तो इसी वजह से ये दिवास्वप्न की अवस्था है, दिन में भी सपने देखने की अवस्था है। अगली जो विशेषता है वो है व्यवसाय चुनने की चिंता। उसमें व्यवसाय चुनने की चिंता, देखो आपने देखा होगा कि इस अवस्था के बालक ज्यादातर, देखो 18 साल का बालक लगभग सीनियर क्लास में आ जाता है, तो उस समय उस सीनियर क्लास के बालक के दिमाग में यही होता है कि मैं किस क्षेत्र में जाऊं, मुझे क्या करना चाहिए ताकि मेरा आगे का जीवन सुरक्षित हो। तो व्यवसाय चुनने की उसको बड़ी चिंता होने लगती है इस उम्र के बालकों में, व्यवसाय चुनने की चिंता। इसके अलावा जो उसकी बुद्धि होती है, आपने पहले की जो क्लासिफिकेशन पढ़े तो उसमें शैशवावस्था और बाल्यावस्था में बालक जो है वो केवल मूर्त चिंतन करता है, मूर्त चिंतन। या अब इसमें क्या होता है, अमूर्त चिंतन करना प्रारंभ कर देता है, जो है नहीं उसके बारे में भी, जो सामने नहीं है उसके बारे में भी सोचना प्रारंभ करता है। अर्थात उसका बुद्धि का विकास तेजी से होता है इस उम्र में, और वह अमूर्त चिंतन करने लगता है। अमूर्त चिंतन का विकास होता है, या यूं कह सकते हो कि उसमें तार्किक चिंतन करने लगता है। इस उम्र में तार्किक चिंतन करने लगता है वो। ये इसका मानसिक विकास में आप समझ सकते हो कि वो संवेगात्मक मानसिक जो विकास है, मानसिक विकास में वो तार्किक चिंतन के एबल हो जाता है, उसका क्षमताओं का विकास होता है, सोचने की क्षमताओं का, तो वो तार्किक चिंतन या अमूर्त चिंतन भी करने लग जाता है। तो ये विकास होता है उसका। इसके बाद में एक और लिखते हैं कि इस उम्र के बालकों में काम प्रवृत्ति का प्रारंभ हो जाता है। जैसे आपने फ्राइड ने कहा था कि शैशवावस्था में भी काम प्रवृत्ति होती है, लेकिन बाल्यावस्था में काम प्रवृत्ति बिल्कुल नहीं पाई जाती, और इस उम्र के बालकों में वापस काम प्रवृत्ति सबसे ज्यादा होती है। तो काम प्रवृत्ति का विकास होता है। साथ में एक और लिख लो, विषमलिंगी आकर्षण, विषमलिंगी आकर्षण।
कि इस उम्र में बालक लड़का लड़की की तरफ हो, लड़की लड़के की तरफ आकर्षित होती है। तो इसमें आकर्षण का कह सकते हो। एक और बात मैं लिखता हूं, आप वो भी काफी महत्वपूर्ण है इनकी विशेषताओं में, कि इस उम्र के बालक वो क्या करते हैं, वीर पूजा की भावना होती है। वीर पूजा की भावना, ये वैसे तो देशभक्ति में आप समझ चुके होंगे, वीर पूजा की भावना। अब देखो, वीर पूजा की भावना से मतलब ये हुआ कि इस उम्र के बालकों के लिए कोई न कोई व्यक्ति, कोई न कोई महान पुरुष उनके लिए एक आइडल होता है और वो खुद भी उसकी तरह बनना चाहता है, और इसी को बोलते हैं वीर पूजा की भावना। एक बोला, इस समय संवेग अस्थिर होते हैं। अस्थिर इसलिए होते हैं कि कोई भी संवेग है वो कुछ समय के लिए आता है और उसके बाद में चला जाता है। तो संवेग अस्थिर होता है, ज्यादा संवेग एक साथ बढ़ा नहीं। आपने बहुत सारे बच्चों को क्लास में देखा होगा, किसी टीचर ने डांट दिया, बड़ा तेजी से गुस्सा आता है उसको, और उसके बाद में थोड़े समय बाद में वो उस चीज को समायोजित कर लेता है, मतलब संवेगों पर कंट्रोल होता है, लेकिन फिर भी उस अवस्था में ज्वर फूटने की अवस्था है, ज्वर आने की अवस्था है, तो बड़ी तेजी से गुस्सा आता है, वापस शांत हो जाता है। तो संवेग अस्थिर होते हैं। तो ये थी इस जो किशोर अवस्था थी उसके बालक की मोटी मोटी विशेषताएं, कि उसमें बालक किस प्रकार का रिएक्शन करता है, क्या सोचता है, कैसे रहता है, तो उसके बारे में हमने पढ़ा। छोटा सा बिंदु इसमें और रह गया है कि उस समय उसका सामाजिकता की बात की जाए, मानसिक विकास की बात की जाए, शारीरिक विकास की बात की जाए, तो वो कैसा होगा। तो एक टॉपिक है उसका किशोरावस्था में शारीरिक विकास की, थोड़ी सी मैं चर्चा कर लूं। तो किशोरावस्था में शारीरिक विकास कैसा होता है, विकास, इस पे थोड़ा सा ध्यान देना आप कि शारीरिक विकास में क्या क्या आपको समझ सकते हो। कि जो आपने देखा होगा कि मैंने इससे पहले की अवस्था में जो बाल्य अवस्था थी उसमें मैंने बताया था कि लड़कियों की जो हाइट है वो लड़कों से ज्यादा बढ़ती है बाल्यावस्था में, लेकिन किशोरावस्था में जो लड़की होती है, बालिका होती है, लड़की जो होती है, उसकी जो हाइट है, ऊंचाई जो है, वो क्या होती है, केवल 16 साल तक बढ़ती है। जबकि लड़के की बात करूं तो लड़के की जो ऊंचाई है वो कितने तक बढ़ती है, 18 वर्ष तक इनकी ऊंचाई बढ़ती है। और उसके शरीर में देखो जो वजन है, वजन की बात करें, ऊंचाई की बात हो गई, वजन की बात करें, वेट की बात मैं करूं तो वेट क्या होता है, 15 वर्ष तक लड़की का वजन ज्यादा होता है। लड़की का वजन ज्यादा होता है किससे, लड़के से। और बाद में किसका वजन बढ़ने लगता है, और बाद में लड़के का। ठीक है। इसके अलावा वजन की बात हुई, इसके अलावा आप देखोगे तो यदि उसके सिर का जो मस्तिष्क का वजन की बात करूं मैं, मस्तिष्क का वजन, तो मस्तिष्क का वजन है वो क्या होता है, लगभग माना जाता है कि जो लड़का होता है उसके मस्तिष्क का वजन होता है लगभग 1400 ग्राम, और लड़की का जो मस्तिष्क का वजन होता है वो कम होता है, लगभग 1250 ग्राम। वैसे 1450 भी लिखा हुआ आता है। तो लड़का और लड़की के जो दिमाग, मस्तिष्क है, उसका वजन भी अलग अलग होता है, और यही रहता है, बाद में भी कोई ज्यादा डिफरेंस इसमें नहीं आता। तो 1400 ग्राम के लगभग, लेकिन लड़की का जो मस्तिष्क है उसका वजन कम होता है। हार्ट बीट की बात करूं मैं, हृदय की धड़कन की मैं बात करूं, हृदय की जो धड़कन है उसके बारे में भी थोड़ा सा देखना कि हृदय की धड़कन वैसे होती है 72,
लेकिन लड़कियों में ये कितनी होती है, 70 के लगभग, 70, मतलब हार्ट बीट थोड़ी लड़कियों की क्या होती है, कम होती है। इसके बाद में एक और चीज देखना कि जो अक्लदाढ़ है, अक्लदाढ़ वो किसमें ज्यादा पहले आती है, वो अक्लदाढ़ जो है, अक्लदाढ़ जो है आप जानते हो अक्लदाढ़ कौन सी होती है, जो लास्ट वाली अक्लदाढ़ जो है वो लड़कियों में पहले आती है। किसमें आती है, लड़कियों में पहले आती है, पहले आती है। तो इस प्रकार हमने उसके शारीरिक जो विकास है उसको हमने कुछ समझने की कोशिश की। अब देखो एक और चीज लिखते हैं, उसका सामाजिक जो विकास है, किशोरावस्था में सामाजिक विकास कैसा होता है, सामाजिक विकास, सामाजिक विकास में आप इसको देखना कि इस उम्र के बालक, इस उम्र में जो बालक होते हैं वो विभिन्न टोलियों में रहते हैं या अपने ग्रुप में ज्यादा रहते हैं। ज्यादा कैसे रहते हैं, मतलब कि सामाजिक अवस्था में बालक क्या करता है, सामाजिक विकास में आप समझ सकते हो कि सामाजिक अवस्था विकास में जो किशोर अवस्था में है वो बालक क्या करता है, परिवार की बात करूं मैं तो परिवार में वह क्या होता है, जनरेशन गैप कह दो या उसका समायोजन कम होता है, समायोजन कम हो पाता है। ये कम क्यों हो पाता है, कम हो पाता है इसलिए विशेष आवश्यकता की जरूरत होती है, क्योंकि जो उनके पिता या मम्मी होती है तो उससे किशोर जो होता है वो मानता है कि ये हमसे पहली पीढ़ी के हैं, मैं दूसरी पीढ़ी का हूं, तो दोनों पीढ़ियों में वो क्या महसूस करता है, गैप महसूस करता है, दूरी महसूस करता है। इसलिए वो परिवार में थोड़ा सा दूर दूर रहने की इच्छा होती है, परिवार में ज्यादा समय वो नहीं रह पाता। इसके अलावा उसके मन में समाज में स्थान निर्माण की भावना होती है, समाज में स्वयं का स्थान बनाने का प्रयास वो करता है, बनाने का प्रयास करता है, और साथ ही वो जो सामाजिक कार्य होते हैं उनमें सब उसको नोटिस करे, वो आत्मनिर्भर है, इसलिए वो सबको समाज में ये दिखाने का प्रयास करता है, समाज के कार्यों में बहुत ज्यादा रुचि लेता है। आपने देखा होगा कहीं भी मेला हो या कहीं गांव का जो कोई प्रोग्राम होता है उसमें इस उम्र के बच्चे सबसे बढ़ चढ़ कर हिस्सा, मतलब सामाजिक विकास उसका बड़ी तेजी से इस उम्र में होता है। इसके बाद में छोटी सी मैं बात बता दूं कि जो किशोर अवस्था के जो बालक हैं उसमें संवेगों की मैं बात करूं तो उसमें मैंने कहा था कि संवेग बड़े अस्तर होते हैं, तो उस समय वो बड़े उसको केयर की आवश्यकता होती है कि जैसे वो मान लो शारीरिक रूप से कोई कमजोर है, आपने किसी बच्चे को देखा होगा कि जैसे बड़ी क्लास में का बच्चा है, किसी को डांट दिया तो अचानक वो जैसे कपड़े फाड़ने के लिए उतारू हो जाता है। तो इस उम्र में जो किशोरावस्था है, इस उम्र में सबसे बड़े जो संवेग तो अस्तर होते ही होते हैं, किशोरावस्था में संवेग का स्तर होता है। इसके अलावा मैं बात बता दूं कि किशोर अवस्था में यदि शारीरिक कमजोरी है, असफल है या बीमारी है या उसकी आलोचना की जाए तो तीव्र संवेग उत्पन्न होते हैं, तीव्र संवेग उत्पन्न होते हैं। तीव्र संवेग कब उत्पन्न होते हैं कि यदि कोई बालक असफल हो गया, ध्यान देना, असफल है, कमजोर है या उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, शारीरिक कमजोरी है, इसलिए शारीरिक कमजोरी की बात कर दो, असफलता की बात कर दो, बीमारी की बात कर दो, बीमारी में भी उनके क्या होते हैं, तीव्र संवेग उत्पन्न होते हैं। या फिर उसकी आलोचना करके देखना, आप उस उम्र के बच्चों की आलोचना यदि आप करते हो तो उसमें क्या होता है, तीव्र संवेग उत्पन्न होता है।
तो इस प्रकार किशोरावस्था एक ऐसी अवस्था है जिसमें बालक को यदि सही दिशा में उसकी एनर्जी, बहुत एनर्जेटिक अवस्था है, तो उसको यदि सही दिशा मिले तो मनोवैज्ञानिक मानते हैं कि उसके लिए उसका भविष्य निर्माण आसानी से किया जा सकता है। तो आज हमने पढ़ा किशोरावस्था। इसमें से जितना भी आपको अच्छा लगा तो उसमें से आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हो या नोट्स बना सकते हो, काफ़ी उपयोगी रहेंगे। मुझे पूरी आशा है कि ये आपकी क्लास आपको पसंद आई होगी, और पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ में अपने दोस्तों को बताएं। और वीडियो को जहां भी नहीं समझ में आए तो बार बार उसको देखना, और वीडियो कैसा लगा आपको उसको कमेंट में ज़रूर लिखना, जो भी आपको अच्छी बात लगी हो और क्या इसमें और सुधार करे ये भी आप लिखना। हमें आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहता है। इसी आशा के साथ एक बार फिर मिलने के वादे के साथ धन्यवाद। जय हिंद।